हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है और आप लोगों का ही सहयोग चाहिए हमें। हम आपको प्योर NCERT कंटेंट दे रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम एक एक लाइन आपको NCERT बुक से दे रहे हैं और जो मेरे गुरु का ज्ञान है और जो मेरा ज्ञान है, जो मैं पढ़कर आपको दे रहा हूं और जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, मैं आपको ही बांट रहा हूं। ये गारंटी हमारी है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, हमारे कंटेंट से आपको बाहर नहीं मिलेगा। आपको एकदम ज़बरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और इसकी रिवीजन कर लेते हैं तो ये गारंटी हमारी है कि हमारा कंटेंट आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेगा। आपको हर एक प्रकार से, हर एक तरीके से हम कंटेंट दे रहे हैं और NCERT कंटेंट दे रहे हैं। और ये कंटेंट यदि आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार हमारी क्लास लीजिए और उस क्लास का पूरा टॉपिक कंप्लीट कीजिए और फिर उस टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको 101% रिजल्ट मिलेगा और ये रिजल्ट जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर हम पढ़े और उनका कंटेंट हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरा कंटेंट आपको समझ में आए। ये कंटेंट आपको NCERT, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, ये कंटेंट आपको NCERT, मेरा गुरु का ज्ञान और मेरा ज्ञान आपको मिलाकर दिया जा रहा है। जो आपके पास है वह भी रखिए और जो मुझसे मिल रहा है वह भी रखिए और दोनों को जोड़ दीजिए। आपका जो ज्ञान है वो डबल हो जाएगा और ये पूरा ज्ञान एफर्ट लगाइए आप एग्जाम में। आप 101% श्योर रहोगे, ऑप्शन को टिक कर पाओगे। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में पहला ही पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो है पाचन तंत्र। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं एक एक टॉपिक, हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डीपली बताऊंगा जिससे कि आपको कोई परेशानी ना पड़े। तो हमने बायोलॉजी में पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र में हमने कल पढ़ा था यकृत। क्या पढ़ा था? यकृत। और यकृत के बारे में हमने बहुत ही आसानी से, बहुत सरल भाषा में उसके कार्य पढ़े, वो क्या कार्य करता है, किस काम आता है और उसके बारे में बताया। तो यकृत जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 किलो होता है। हम बोल सकते हैं 1500 ग्राम होता है। और ये ध्यान रखना, यकृत जो है पित्तरस का निर्माण करता है। किसका? पित्तरस का और हिपेरिन का। ध्यान, मैं एक बार समझा रहा हूँ, जो हिपेरिन होती है वह हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने नहीं देती। मैंने आपको बताया था जो जोंक होती है, जोंक देखी होगी आप लोगों ने, अधिकतर गाँव के लोगों को अधिकतर पता होता है क्योंकि मैं खुद एक गाँव का हूँ तो मुझे मालूम है कि जोंक क्या होती है। तो जोंक जो होती है जब हमारे पैर पर चिपक जाती है तो वो क्या करती है, जिस स्थान पर चिपकी हुई होती है उस स्थान पर तुरंत हिपेरिन छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है? हिपेरिन छोड़ देती है। और ये हिपेरिन जो होता है, जैसे इसने हिपेरिन छोड़ा और ये हिपेरिन क्या कर देता है, उस जगह खून का थक्का या रक्त का थक्का बनने नहीं देता। इससे क्या होता है, जोंक आसानी से खून को लेती रहती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो जोंक होती है वह क्या छोड़ती है, तो क्या छोड़ती है? हिपेरिन छोड़ती है। और हिपेरिन का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। और ध्यान रखना, 75% जो उत्पादन करता है यकृत वो होता है कोलेस्ट्रॉल। हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर, मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर हमारी एक धमनी होती है जिसे बोलते हैं कोरोनरी धमनी। ये हृदय के पास होती है। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती रहती है, हम जितनी भी तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जो तली हुई होती हैं, भुनी हुई होती हैं, इनका प्रयोग करते हैं, इनके प्रयोग से जो बसा होता है वो बसा धीरे धीरे टूट उसका पायसीकरण होकर, पायसीकरण को बोलते हैं हम इमल्सीकरण। क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बसा का इमल्सीकरण या पायसीकरण कौन करता है, तो वो हमारा करता है पित्तरस। कौन करता है? पित्तरस। हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पित्तरस के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम थोड़ी देर बाद बताएंगे क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा आज का टॉपिक है पित्तरस। देखिए, सबसे पहली बात, जो पित्तरस होता है ये एक प्रकार का एंजाइम नहीं होता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्तरस बताइए क्या है, तो ये क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम नहीं होता। ये हल्का पीला और क्षारीय होता है जिसका pH मान
दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक तो इसके पीएच मान मिलता है 8.1 से 8.6 तक, यानी 8.1 से 8.6 तक जो इसकी पीएच मान होता है, तो ये होता है हमारा। अब फिर दूसरा ऑप्शन होता है, यदि दोनों ऑप्शन 8.3 से 8.6 तक दे रखे हैं, तो इस कंडीशन में जो सही मान माना गया है वो माना गया है 8.3 से 8.6 तक, यानी 8.3 से 8.6 तक। तो जो पीएच माना गया है ये निर्भर करता है ऑप्शन पर, और सही जो है हमारा यही माना गया है। आप कोई सा प्रैक्टिस लगाइए, यदि ऑप्शन में दोनों ही दिए हैं तो हम किस पे सही लगाएंगे, 8.3 से 8.6 तक, और मान्य भी जो है वो दोनों हैं 8.1 से 8.6 तक। तो आपको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ के देखना है, पढ़ के ऑप्शन टिक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। यदि दोनों ऑप्शन में है तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, हमें टिक जो करना है वो ज़्यादा वैल्यू वाला करना है। तो जो पितरस होता है, ये पितरस एक प्रकार का एंजाइम नहीं होता, हल्का पीला क्षारीय होता है। अब मैंने बताया क्षारीय अम्लीय उदासीन का होता है। क्षारीय अम्लीय उदासीन जो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो हमारा होता है अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो होता है क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 होता है वह होता है उदासीन। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो पितरस का मान है वो 8 पॉइंट है, यानी 7 से ज़्यादा है। 7 से जब ज़्यादा है तो बताइए पितरस क्या हुआ, पितरस हुआ अम्लीय। कैसा हुआ, पितरस हुआ अम्लीय। तो अब पहली बात, इसका उत्पादन कौन करता है, इसका उत्पादन करता है यकृत। कौन करता है, यकृत उत्पादन करता है पितरस का। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि जो सिस्टिक वाहिका होती हैं, तो एक हमारी यकृत में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसका आकार नाशपाती नुमा होता है, उसे हम बोलते हैं पित्ताशय। तो पित्ताशय में जो ले जाती हैं हमारी, वो ले जाती हैं, कौन ले जाती हैं, सिस्टिक वाहिका। कौन ले जाती हैं, सिस्टिक वाहिका। और यहाँ से पूछता है अमाशय में कौन ले जाती हैं, तो होती है हमारी सामान्य डक्ट, जिसे बोलते हैं हम सामान्य पित्त वाहिका। क्या बोलते हैं, सामान्य पित्त वाहिका। तो जितने भी क्वेश्चन जैसे भी आपके टॉपिक से बन रहे हैं, मैं आपको एक में एक क्वेश्चन वही करा रहा हूँ जो आपके पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसी में मैंने आपसे एक वादा किया है कि आप जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, वह कंटेंट आप अच्छे से एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए और उसे नोट कीजिए। जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं, उसे नोट कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। हमारी गारंटी है कि हमारा कंटेंट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपकी सहायता करेगा। आप एग्ज़ाम में जाइए और यदि आपने हमारे कंटेंट की प्रिपरेशन की है, तो ये प्रिपरेशन आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाली है, बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली है। एग्ज़ाम देने के बाद देखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पछताना बच जाएगा। एग्ज़ाम से पहले देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने आपसे कहा कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, मैंने आपको बताया जो पितरस होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाइल। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम वाइल। अब इसके कार्य क्या होते हैं, कि किस प्रकार से होता है, देखते हैं। इसका उत्पादन यकृत करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना, इसका उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है। और कितना करता है, 600 से 700 ml। कितना करता है, 600 से 700 ml। कितना करता है ये, 600 से 700 ml। इसका पीएच मान 8.3 से 8.6 तक होता है। यदि ऑप्शन में 8.1 से 8.6 है तो टिक जो करना है, टिक करना है हमें 8.3 से 8.6 तक। यदि ऑप्शन में 8.3 और 8.6 नहीं है तब टिक करना है 8.1, 8.6 वाला। ध्यान रखना है बहुत विशेष रूप से, दोनों ही मान्य हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो ये मान्य ये वाला किया गया है। देखिए, ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। मैंने बताया कि पित्ताशय में क्या इकट्ठा होता है, पितरस इकट्ठा होता है। देखिए, पित्ताशय में पितरस को सिस्टिक वाहिका लेकर जाती हैं। ये क्वेश्चन टिक कीजिए, यहाँ से कौन ले जाती हैं, सिस्टिक वाहिका ले जाती हैं। अब क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए पितरस कहाँ इकट्ठा होता है या एकत्रित होता है। क्या होता है, एकत्रित। तो एकत्रित जो होता है वो होता है हमारा पित्ताशय में। और पित्ताशय क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसका आकार नाशपाती नुमा होता है। ये भी क्वेश्चन सारे जो मैं बोल रहा हूँ
सारे के सारे पूछे क्वेश्चन गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए तब आपको एहसास हो जाएगा। देखिए कौन ले जाती हैं, सिस्टिक वाहिका ले जाती हैं कहाँ, पित्ताशय में। कहाँ ले जाती हैं, पित्ताशय में जो लेकर जाती हैं वो सिस्टिक वाहिका लेकर जाती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, तथा अमाशय में पित्तरस को पित्त वाहिका, इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और इसे बोलते हैं सामान्य पित्त वाहिका। क्या बोलते हैं, सामान्य पित्त वाहिका, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन वाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन वाइल डक्ट। तो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य पित्त रस को अमाशय से बोलते हैं स्टोमच, और क्या बोलते हैं, शुद्ध भाषा में बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं, पेट। तो जो स्टोमच होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताइए स्टोमच में पित्त रस को कौन सी वाहिका लेकर आती हैं, तो वो होती हैं सामान्य पित्त वाहिका। क्या होती हैं, सामान्य पित्त वाहिका, जिन्हें बोलते हैं कॉमन वाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। तो बहुत ही विशेष रूप से, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। मैंने खुद अध्ययन किया है और मैंने कई बार देखा है, और तभी आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमाशय है, अमाशय में जो पित्त रस को लेकर आती हैं वो कौन सी वाहिका होती हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पित्ताशय में कौन सी वाहिका पित्त रस को लेकर आती हैं, और पित्त रस कहाँ इकट्ठा या एकत्रित होता है, पित्त रस कहाँ इकट्ठा या एकत्रित होता है, तो वो हमारा जो होता है वो होता है पित्ताशय में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें एंजाइम नहीं होता। तो पहली बात, इसमें एंजाइम नहीं होता। मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया है, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, बायो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, और जो वसा होती है, जो जितने भी एंजाइम होते हैं उसे सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। एंजाइम जो होते हैं हमारे क्रिया को सक्रिय बनाने का कार्य करते हैं। देखिए एंजाइम नहीं होता, ये पीलापन हरापन लिए क्षारीय द्रव है। मैंने आपको बताया जिस किसी का भी पीएच मान क्या है, 7 से ऊपर है, वही कहलाता है हमारा क्षारीय। क्या कहलाता है, क्षारीय। तो इसका पीएच मान जो है वो 7 से ऊपर है, इसलिए क्या कहलाया, ये कहलाया क्षारीय। देखिए आगे देखते हैं, ये हमारा ये एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, स्टार लगा लेना, ये वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है। ये वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है। और ये पायसीकरण कहाँ होता है, कौन से भाग में होता है, तो ये होता है ग्रहणी में। किसमें, ग्रहणी में। यू आकार की होती है ग्रहणी, ध्यान रखना, क्या होता है, ग्रहणी में होता है। किसका, पायसीकरण। अब पायसीकरण होता क्या है, और पायसीकरण का जो दूसरा नाम है वो है इमल्सीकरण। क्या नाम है, इमल्सीकरण। पायसीकरण का दूसरा नाम क्या है, इमल्सीकरण। कौन सा, इमल्सीकरण। अब देखिए जो पायसीकरण होता है इसे हम बोलते हैं इमल्सीकरण। तो इमल्सीकरण क्या होता है, इमल्सीकरण वह क्रिया होती है जब वसा को तोड़ा जाता है, और वसा को तोड़ने का कार्य जो करता है वो पित्त रस करता है। कौन करता है, पित्त रस करता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और अच्छे से नोट करना है। जब भी आप वीडियो देखो तो उस समय एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए, बातों को नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और ये नोट्स आपको बहुत ही सहायता करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपको जो दिया जा रहा है वो प्योर NCERT कंटेंट दिया जा रहा है। NCERT कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और ये NCERT कंटेंट ही आपको सफलता की कुंजी बनेगा। देखिए आगे देखते हैं, तो ये वसा का पायसीकरण करता है। अब पायसीकरण जो कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है वसा को तोड़ना, वसा को तोड़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है पायसीकरण। क्या कहलाता है, पायसीकरण। और ये क्रिया कहाँ होती है, ये क्रिया होती है ग्रहणी में। कहाँ होती है, ग्रहणी में होती है ये क्रिया। किसकी, वसा को तोड़ने की क्रिया जो कहाँ होती है, ग्रहणी में होती है। वसा दो, मैंने आपको क्या बताया कि जब हम हमारे हृदय होता है, मैं मान लेता हूँ कि ये हृदय हमारा, और इसके ठीक पास एक धमनी होती है, इसे बोलते हैं कोरोनरी धमनी। तो जो हमारा यकृत होता है, तो ये यकृत जो होता है वो 75% 75% कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। किसका, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे यहाँ जमना शुरू हो जाता है। किसमें, कोरोनरी धमनी में। किसमें, कोरोनरी धमनी में। ये हृदय की धमनी होती है, और जैसे ही जो वसा का पायसीकरण हो रहा है उसके खंड हुए, तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा
कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, धीरे धीरे इस धमनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे हमारा ये ब्लड गया तो ये ब्लड इस पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। क्या लगाएगा, दाब। अब यहाँ पर दाब लगाएगा तो इस धमनी की इतनी क्षमता नहीं होती कि इसे सहन कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो इस धमनी का क्या होता है, फटना, ये होना संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हृदय घात हो जाता है। क्या हो जाता है, हृदय घात हो जाता है। बात समझना बहुत ध्यान से। कोलेस्ट्रॉल में आपको पढ़ाऊंगा। अभी जो बात चल रही है वो बात चल रही है पित्तरस की। किस बात चल रही है, पित्तरस की। तो वसा का जो पायसीकरण करता है वो कौन करता है, वो पित्तरस करता है। कौन करता है, पित्तरस। और वसा का पायसीकरण कहाँ होता है, तो ये होता है हमारा ग्रहणी में। किसमें होता है, ग्रहणी में। देखिए अब मैंने आपको बताया कि ये अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है और तो इसका कार्य क्या होता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम पढ़ते हैं अब पित्ताशय के बारे में। आइए पढ़ते हैं पित्ताशय के बारे में। तो मैंने आपको बताया पित्ताशय, पित्तरस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और हम पढ़ते हैं पित्ताशय के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो पित्ताशय होता है ये पित्तरस का, जो पित्तरस होता है उसे इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है और पित्तरस का भंडारण करता है। कौन करता है, पित्ताशय करता है। कौन करता है, पित्ताशय। मैंने इससे पहले आपको बताया जो पित्ताशय में जो पित्तरस को जाती हैं वो कौन होती हैं, वो होती है हमारी हेपेटिक वाहिका। वो होती हैं हेपेटिक वाहिका। देखिए सामान्य पित्त वाहिका जो होती हैं वो पित्तरस को कहाँ ले जाती हैं, अमाशय में ले जाती हैं। हम क्या बोलते हैं, पेट या स्टोमच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट या स्टोमच। अब दूसरी बात, जो हमारा पित्ताशय होगा ये कैसा होता है, ये एक नाशपति नुमा संरचना होती है। कैसी, एक नाशपति नुमा संरचना होती है। ठीक है। अब मैंने बताया इसका आकार कैसा होगा, नाशपति नुमा होगा। ठीक, एक थैलीनुमा संरचना होगी, आकार कैसा होगा, नाशपति नुमा होगा। और इसका जो मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा, वो पित्तरस को भंडारण करना या इकट्ठा करना या एकत्रित करना होता है। ठीक है। आइए और जानते हैं पित्ताशय के बारे में। देखिए ये यकृत के नीचे स्थित होती है। ठीक, जहां मैंने आपको बताया यकृत होता है हमारा, इस प्रकार से क्या होता है, यकृत होता है और ठीक ये यहाँ स्थित होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये तो ये यकृत के ठीक कहाँ होती है, नीचे स्थित होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा पित्तरस। क्या होता है, पित्तरस। क्या होता है हमारा, पित्तरस होता है। तो पित्तरस का भंडारण कौन करता है, पित्तरस का भंडारण पित्ताशय करता है। देखिए इसका मुख्य कार्य पित्तरस को एकत्रित करना, इकट्ठा करना या पित्तरस का भंडारण करना होता है। मैंने आपको बताया ये नाशपति के आकार की एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है। आकार कैसा है इसका, नाशपति के जैसा। कैसा, नाशपति के जैसा। और देखिए अब यहाँ से एक बात बनती है कि इसमें कभी कभी पथरी पड़ जाती है। पथरी क्या बोलते हैं, असमरी बोलते हैं। और जो असमरी होती है, मैंने आपको बताया अब की जो पथरी पड़ रही है वो अधिकतर जो हम जितनी भी हम तली हुई चीज़ें खाते हैं या हम जैसे नल का हाथों हाथ का पानी पी लेते हैं, नल का जो पानी होता है वो हमें थोड़ी देर रखने के बाद पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत बारीकी कण होते हैं और जो हमारे अंदर जाते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि पथरी भी बन जाती है। ठीक, दूसरी बात जो मेन कारण होता है वो होती है हमारी बाइल। तो बाइल देखिए ये क्या होता है, बाइल साल्ट होती है, इसे बोलते हैं बाइल साल्ट। इसे बोलते हैं हम पित्त लवक या पित्त लवण। ठीक है। और एक मेन चीज़ होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा अधिक होने पर और पित्त लवक की मात्रा अधिक होने पर क्या बनती है, बनती पथरी। और पथरी को तरंगे के माध्यम के द्वारा तोड़ने बोलते हैं लिपोट्रोप्सी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लिथोट्रोप्सी। क्या बोलते हैं, लिथोट्रोप्सी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर आप स्टार बना लीजिए दोनों पर। ठीक है। और ये तो आप बहुत अच्छे जानना कि पित्तरस का भंडारण कौन करता है, इस वाले लाइन पर स्टार मान लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है।
अब देखो, जब इस पथरी या असमरी को तरंगों द्वारा तोड़ा जाता है इसे बोलते हैं लिथोट्रॉप्सी। और देखिए, जब पित्ताशय को काटकर अलग कर दिया जाता है इसे बोलते हैं कोलिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं? कोलिस्टेक्टोमी। तो ध्यान रखना, मैंने इंग्लिश नेम में लिख दिया, इसी का इंग्लिश नेम ये है, ठीक है। तो दोनों को आपको याद रखना है कि तोड़ने को क्या कहते हैं और जो पित्ताशय होता है उसे काट कर फेंकने उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखिए, थोड़ा जानते हैं हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब सबसे पहले आप डालिए हेडिंग हिपेरिन। क्या डालना है? हिपेरिन। क्या डालना है? हिपेरिन। तो देखिए, जो हिपेरिन होता है तो ये इसका निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। और हिपेरिन का कार्य क्या होता है? हिपेरिन का कार्य शरीर में जो रक्त बहता है उसका थक्का ना बनना, तो उसका थक्का ना बनने देना। ध्यान रखना, हिपेरिन का मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य इसका यही होता है, जो शरीर में हमारा रक्त बहता है उसका थक्का ना बनने देना। उसे कौन वो करता है? इसे यकृत स्रावित करता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यकृत क्या करता है? हिपेरिन का श्रावण करता है या इसका उत्पादन करता है। और हिपेरिन का कार्य क्या होता है? हिपेरिन का कार्य ये होता है, जितने भी रक्त हमारा शरीर में रक्त बह रहा है उसका थक्का ना बनने देना। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि रक्त का थक्का शरीर में किसके कारण नहीं बनता? रक्त का थक्का शरीर में किसके कारण नहीं बनता? तो वो क्या है? हिपेरिन। दूसरा क्वेश्चन, जिस स्थान पर जोंक काट लेती है या जोंक चिपक जाती है उस स्थान पर क्या छोड़ देती है? जोंक जो होती है वो क्या छोड़ देती है? वो होता है हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन। तो आपने हिपेरिन के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखिए, अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ध्यान से समझना है। कोलेस्ट्रॉल तो ये जो होता है 75% जो बनता है वो उत्पादन करता है कौन? हमारा यकृत। उत्पादन कौन करता है? यकृत। और जो 15%, जो 25% बचा वो मिलता है भोजन से। किससे मिलता है? भोजन से। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का लिंग हार्मोन होता है जो लिंग हार्मोनों का संचालन करता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। अब इसकी खासियत क्या होती है? जितने भी मैं आपको बताया तली भुनी चीज़ें खाते हैं या कोई जैसी कोई चीज़ खाते हैं तो ये बसा का पाचकरण होगा। तो बसा अगर टूटता है, जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो धीरे धीरे इकट्ठा कहाँ होने लगता है? वो इकट्ठा होने लगता है हृदय की कोरोनरी धमनी में। कहाँ? हृदय की कोरोनरी धमनी में। और जैसे ही ये हृदय की कोरोनरी धमनी में इकट्ठा होगा कौन? कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हृदय की कोरोनरी धमनी में इकट्ठा होगा तो ये क्या करेगा? उस कोरोनरी धमनी को बंद कर देगा। क्या कर देगा? कोरोनरी धमनी को बंद कर देगा। अब देखिए, मैंने आपको समझाया कि जैसे ये हृदय हमारा और हृदय में ये धमनी है तो यहाँ पर क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक हो गई। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो गई तो जो हमारा ब्लड है वो तो प्रेशर लगाएगा। तो जो ब्लड है वो तो प्रेशर लगाएगा। जैसे कि आप एक साइकिल का ट्यूब होता है और उसमें आप पंप से हवा भरिए तो आप तो हवा भर जाएगा, तो वो जो ट्यूब होता है वो फूलता जाएगा। जब फूलता जाएगा जब उसमें इतना दाब लग जाएगा कि एक क्षमता ऐसी आएगी कि उसके बस की बात नहीं होगी, वो ट्यूब क्या होता है? फट जाता है। तो वैसी कहानी होती है हमारी कोरोनरी धमनी की। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ती जाती है और रक्त, देखिए जैसे ये रक्त है, ये रक्त दाब लगा रहा है इस पर, और रक्त क्या रहा है? दाब लगाएगा और ये अटैक लगी हुई है यहाँ पर। तो क्या होगा? जब अटैक लगी हुई किस चीज़ पर तो क्या होगा? वो चीज़ क्या होगी? ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट मतलब उसका क्या होगा? फटने का उसका क्या होगा? फटने का खतरा बढ़ जाता है। और यही जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है और इस धमनी कौन सी? कोरोनरी धमनी की फटने की संभावना बढ़ जाती है तो इसी बीमारी को बोल देते हैं हम हृदय घात। क्या बोलते हैं? हृदय घात बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो जो क्या होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है तो कभी कभी सीने पर दबाने पर, हाथ से दबाने पर क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो झटके से जो ब्लड मैंने आपको बताया प्रेशर लगाता है, जो ब्लड प्रेशर लगाता है वो झटके से होता है, उस कोलेस्ट्रॉल को हटा देता है और तुरंत इंसान को सांस आ जाती है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है और कोरोनरी धमनी फट जाती है तो उस इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, अब आपको जो ध्यान से पढ़ना है, मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल बताया, कोलेस्ट्रॉल का कार्य बता दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से क्या हो जाता है? क्या होता है?
हृदय घात हो जाता है। ये पूछता है हृदय घात किसकी अधिकता से होता है, तो ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कैसे होता है, जो वसा का पायसीकरण होता है उससे क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये कोलेस्ट्रॉल हृदय की कोरोनरी धमनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब इकट्ठा होना शुरू एक कंडीशन ऐसी आती है, जब ये ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये धमनी को फाड़ देता है। और ये धमनी क्या होती है, धमनी जब ब्लास्ट होती है तो वहीं से हृदय रक्त पंप नहीं कर पाता, तो क्या होता है, वहीं हो जाता है हार्ट अटैक, इसे बोलते हैं हृदय घात। तो इस कंडीशन में कुछ लोग तो बहुत जल्दी बच जाते हैं, लेकिन जब ये संभावना ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए हमने जो आज पढ़ा वो आज पढ़ा पित्ताशय, पितरस, और हमारा जो अब इसका जो टॉपिक बचा है पाचन तंत्र का, वो बचा हमारा अग्नाशय। अग्नाशय करने के बाद जो हमारी ग्रंथि बची है, आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा इसी चैप्टर के। मैं यहाँ पर बोर्ड पर ही लिख के कराऊंगा 20 क्वेश्चन, और आपको टिक करने हैं, और टिक करके आपको कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर देना है, और हाथ उत्तर मैं भी आपको दूंगा। तो आपको मेहनत करनी है, असफलताओं से हार नहीं माननी है, क्योंकि असफलता ही क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है। अगर यदि आप असफलता को देखते रहोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। असफलता को छोड़िए, आगे बढ़िए, देखिए कमी कहाँ रह रही है, कहाँ कौन सा टॉपिक आपका तैयार नहीं है, उसे अच्छे तैयार कीजिए। साइंस की गारंटी मेरी है कि साइंस आपको NCERT, मैथ और हिंदी में जो आपको दे रहा हूँ वो प्योर NCERT कंटेंट है। और एक एक लाइन मैंने आपको बताया, मेरे गुरु का ज्ञान और मेरा ज्ञान, और विद जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ उनका ज्ञान आपको मिक्सिंग किया जा रहा है, और आपको बहुत ही अच्छे से कंटेंट दिया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा, और जितना मैंने आपको लिखवाया है, समझाया है, इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए। तो आज ने इतना ही। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद, और आप सभी को जय हिंद।